नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आज हम क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री को। और जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जैसा एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक उसी तरीके से आज हम एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो चैप्टर का नाम है वह है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 6 का, जो एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वह है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, सीटेट एग्ज़ाम हो, या जहाँ पर एनसीईआरटी का सारा महत्व है, उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम आज का जो चैप्टर है कि इस बुक में क्या बताया गया है। तो इस चैप्टर में बताया गया कि प्रारंभ में मानव आखेटक मतलब शिकारी था, शिकार करके भोजन ग्रहण करता था और बाद में फिर संग्राहक बना। संग्राहक के रूप में फल फूल और कंदमूल, जड़ों का जो क्या करता था, खाने के लिए संग्रह करता था। और इधर उधर मानव क्या करता था, भटकता रहता था। लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ को उगाया। गेहूं और जौ को उगाया। काबुल नदी के आसपास वाले क्षेत्र में इन्होंने गेहूं और जौ को उगाया। कौन सी जगह पर? सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के आसपास। देखिए, सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती हैं। तो वहाँ पर 8,000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उगाया गया था। विंध्य पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले चावल उगाया गया। देखिए, विंध्याचल पड़ता है आपके भारत के मध्य में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी भाग में। और गारो, गारो जो पहाड़ियाँ हैं, मतलब पूर्वी भाग में जो गारो पहाड़ियाँ हैं, इनके आसपास सबसे पहले क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले विश्व में चावल कहाँ उगाया गया था? विंध्य पहाड़ियों के आसपास और गारो पहाड़ियों के आसपास। इसी किताब में ये बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी बताया है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। देखिए, सतलज की सहायक नदी है ब्यास, और झेलम नदी की सहायक नदी है काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से बहकर आती है। काबुल नदी या झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हो गई, काबुल नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से बना है, और इंडस का संस्कृत अर्थ होता है सिंधु। अर्थात जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जो निवासी थे, उनको इंडस कहा गया। और इसी के आधार पर इंडिया शब्द बना है, जो वर्तमान में हम अपने पूरे संपूर्ण भारत के लिए उपयोग में लेते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदौस या इंदौस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी सिंधु नदी के पूरब में जो भूमि क्षेत्र है, उसको इंडिया कहा, और सिंधु नदी को हिदौस या इंदौस कहा था ईरानियों और यूनानियों ने। ये कब कहा? 2500 वर्ष पूर्व कहा। भारत नाम का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यानी वे लोगों का समूह जो उत्तर पश्चिम, यानी वर्तमान में आप कह सकते हो पाकिस्तान वाला एरिया है और पश्चिमी भारत वाला एरिया है, उस एरिया में सिंधु नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस बात का जिक्र हमारा जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में किया गया है, और ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और यह कितने वर्ष पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। आगे हम बात करें, इतिहास की जानकारी हमें पांडुलिपियों से मिलती है। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि में क्या लिखा होता है? धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि का विवरण किया जाता है पांडुलिपि में। यानी कि राजाओं का जीवन कैसा था, धार्मिक माने धर्म कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा जाता है। औषधि विज्ञान को पांडुलिपि में लिखा गया है। वैज्ञानिक महत्व को पांडुलिपि में लिखा गया है। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर। देखिए, भोजपत्र भुर्ज नामक पेड़ की छाल से आ, एक पतला पत्ता बनाया जाता था उस छाल से, और उस पर लिखा जाता था, जो लंबे समय तक क्या रहती थी? संग्रहित रहती थी। हिमालय क्षेत्र में यह उगता है।
भोज नामक पेड़, उसकी छाल से भोजपत्र बनाया जाता था। ताड़पत्र और भोजपत्र दोनों मंदिरों और विहारों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंदिरों और विहारों में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः ये पांडुलिपियां भी मंदिरों और विहारों में ही मिलती थी, जहाँ पर हमारे पुराने इतिहास के बारे में क्या मिलती थी, हमें जानकारी मिलती थी। शुरू में प्रारंभ में लोगों की जो आम बोलचाल की भाषा थी वह थी प्राकृत भाषा। कौन सी थी? प्राकृत भाषा। तो ये पूछी जा सकती है आपसे कि प्रारंभ में लोगों की आम बोलचाल बोलचाल की भाषा कौन सी थी? वह थी प्राकृत भाषा। आगे हम बात करें कि कंधार अभिलेख 2250 वर्ष पुराना है। यह यूनानी भाषा और अरामेइक लिपि में लिखा हुआ है। देखिए, भारत के बाहर जितने भी जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ये कंधार अभिलेख जो है वो कंधार अफगानिस्तान में पाया गया है। यूनानी भाषा और अरामेइक लिपि में लिखा गया है। इस कंधार अभिलेख में अशोक नामक शासक का उल्लेख मिलता है, और अशोक नामक जो शासक था वो मौर्य वंश का एक महान शासक है। तो वो कहाँ शासन करते थे? मगध में, भारत में शासन करते थे। तो उन्हों मतलब इससे ये जानकारी मिलती है कि उनका जो राज्य क्षेत्र था वो कहाँ था? कंधार तक था। और हम इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं? अभिलेखों से। अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर या धातुओं पर जो उत्कीर्ण लेख होते हैं, जिसको सामान्य जनता पढ़ सके और राजा क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में वो जान सके, उन्हें बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख पर राजा रानियों के विशेष कार्य को लिखवाया जाता था, और शासकों की विजय का लेखा जोखा भी अभिलेखों पर लिखवाया जाता था। आगे हम बात करते हैं, इस पुस्तक में ये बताया गया है कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। पुरातत्वविद वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं, इमारतों, अवशेषों का अध्ययन करते हैं। यानी इतिहास को जानने के लिए वस्तुओं का, इमारतों का, अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं उन व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। एनसीईआरटी में बताया गया है कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग, मुद्रा का जो प्रयोग है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब ये है कि 2500 वर्ष पहले चांदी धातु थी। इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं? पांडुलिपि है, अभिलेख है और पुरातत्व है, यानी जिन्हें हम खुदाई से प्राप्त करते हैं। पुरानी इमारतें हैं, पुराने सिक्के हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। अंडमान द्वीप के लोग मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। यानी वर्तमान में भी अंडमान अगर द्वीप में जाएंगे तो वो मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। यानी इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत ही आदिम प्रजाति है, और मानव भी प्रारंभ में इसी तरीके से रहता था। आगे हम बात करते हैं, तिथियों के बारे में बात करते हैं। बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि वह तिथि जो ईसा के जन्म से पहले की है। एडी, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। देखिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं इनकी फुल फॉर्म, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म से जो समय चला आ रहा है। जैसे अब वर्तमान में जो भी है 2023, 24, तो ये जो साल है ये एडी में है। और बीपी का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। मगध साम्राज्य पहला शक्तिशाली शासक था। यानी इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत का पहला जो शक्तिशाली शासक था वह था मगध साम्राज्य, और यह गंगा व सोन नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था वहां पर ये मगध साम्राज्य पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं इस चैप्टर में। कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बने? 4700 वर्ष पूर्व बने। तो यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है, 4700 वर्ष पूर्व बने। और गंगा घाटी के नगर व मगध साम्राज्य लगभग 2500 वर्ष पूर्व बने। तो गंगा घाटी के आसपास ही जो था नगद मगध साम्राज्य था, तो वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। तो इस तरह से इस एनसीईआरटी में जो भी इसका जो सारगर्भित पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसी में मैंने आपको समाहित कर दिए, और थोड़े से समय में आप उस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी किसी कोई भी प्री परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो, या अन्य कोई परीक्षा हो, सीटेट की हो या अन्य एसएसटी की तैयारी की जो परीक्षा हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या टीचर परीक्षा हो, सभी के लिए ये परीक्षा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। की श्रृंखला में क्लास 6 की हिस्ट्री का जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बारे में अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आखिटक एवं खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। यानी मानव का
आखेटक शिकारी से खाद्य संग्रहण करने से और भोजन उत्पादक बनने तक की कहानी है। देखिए वास्तव में इसमें पाषाण काल के बारे में बताया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसमें बताया गया है नव पाषाण काल के बारे में। तो यानी कि मानव ने प्रारंभिक जीवन, अपना जीवन कैसे जीना प्रारंभ किया, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का अध्ययन अपने आप में बेमिसाल होता है। एनसीईआरटी को एक सीक्वेंस में समझना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, आरपीएससी, आरएएस है, आईएएस है, पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एनसीईआरटी का जो अध्ययन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुस्तक में क्या बताया गया है। पुस्तक में बताया गया है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय किसे कहते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय किसे कहते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, यानी मानव पहले इधर उधर जीवन व्यतीत करता था और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था, फिर वो भोजन का संग्रहण करने लगा, फिर वो कृषि करने लगा, भोजन का उत्पादक किस तरह से बना, इस संपूर्ण पाठ में हम ये अध्ययन करेंगे। तो देखिए लगभग 20 लाख साल पहले, शुरुआत है इंपॉर्टेंट है, 20 लाख साल पहले वे लोग जो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे, इन लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक की संज्ञा दी गई है। यानी कि शिकार करते थे तो उसको बोलेंगे आखेटक, और फल फूल पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे तो उन्हें बोलेंगे भोजन का संग्रहण करने के आधार पर इन्हें क्या कहेंगे, खाद्य संग्राहक इनकी संज्ञा दी गई है। आगे हम बात करें कि वह अपने भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि क्या कारण थे कि वह अपने भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे। तो निम्न प्रमुख 4 कारणों से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। पहला है भोजन की तलाश में, यानी कि प्रारंभिक मानव का जो जीवन था वो यायावर था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यायावर जीवन होने का प्रमुख 4 कारण बताए हैं एनसीईआरटी में। वो 4 कारण कौन से हैं? पहला कारण है भोजन की तलाश में वह घूमते थे, यानी शिकार है, अलग-अलग जगह उन्हें शिकार मिलता था, तो भोजन की तलाश के लिए वो इधर-उधर घूमते रहते थे। फिर शिकार करने के लिए इधर-उधर घूमते रहते थे। अलग-अलग मौसम में अलग-अलग फल-फूल की तलाश में घूमते रहते थे। देखिए अलग-अलग मौसम में अलग-अलग फल-फूल उत्पन्न होते हैं, नए-नए मतलब फल आते हैं, तो वो एक जगह नहीं होते थे, वो एक जगह कोई फल-फूल है, तो कोई दूसरी जगह कोई दूसरा फल-फूल है, तो उनकी तलाश के लिए भी मानव इधर-उधर भटकता था। और पानी की उपलब्धता, देखिए ज़्यादातर जो मानव बस्तियाँ प्रारंभ में बनी वो झील या झरने या नदी के किनारे बनी, क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो जहाँ पर पानी की उपलब्धता थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू किया, और अलग-अलग जगह पर यहाँ पानी की उपलब्ध होने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। तो ये 4 प्रमुख कारण थे मनुष्य के यायावर होने के, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के, भोजन की तलाश, शिकार करने के लिए, अलग-अलग मौसम में अलग-अलग फल-फूल की तलाश, पानी की उपलब्धता, झील, झरने, नदी के पास पानी की उपलब्धता होने के कारण वह एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे। ध्यान दीजिए कि मानव शिकार करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों, ध्यान देना, तीनों के औजार बनाता था। किस-किस के औजार बनाता था? पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाता था, और ज़्यादातर औजार जो थे वो बाण या भाले के रूप में इनके पाए जाते थे। हमें आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? देखिए वास्तव में हमने ये जब जब चैप्टर शुरू किया है तो हम पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो पुरापाषाण काल के प्रमाण या आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मानव के कहाँ पर मिले हैं? हमें मिले हैं भीमबेटका एमपी से, यह नर्मदा नदी घाटी के पास में है, हुंसगी से और कुरनूल गुफाओं से, और ये तीनों स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल हैं? भीमबेटका है, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, तो ये सब की सब क्या है? पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी की देखिए प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी लाइन कहाँ से पूछ ली जाए उसका कोई भी भरोसा नहीं है। आगे हम बात करें तो गुफाओं में रहने वाले लोग जंगली जानवरों का चित्रण करते थे। देखिए गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर मतलब उन गुफाओं का उन्होंने चयन किया, पर्वतीय गुफाओं का चयन किया जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले, क्योंकि उन्होंने पत्थर के औजार शिकार करने के लिए बनाए थे, और उन्हीं पत्थरों के औजार का उपयोग
करने के आधार पर जितने समय तक मानव ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया, उस काल को कहा जाता है, उस कालखंड को कहा जाता है पाषाण काल। तो गुफाओं में रहने के दौरान वह मनोरंजन के लिए चित्रकारी करते थे और वह जंगली जानवरों का चित्रण करते थे। और ऐसा प्रमाण कहाँ पर मिला है? एमपी और दक्षिण यूपी की गुफाओं में यह प्रमाण मिले हैं। आगे हम बात करें पुरा स्थल किसे कहते हैं। देखिए, वहाँ वे स्थान जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों के अवसर अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। तो पुरा स्थल किसे कहा जाता है? पुराने स्थल, यानी वे स्थान जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरा स्थल कहते हैं। कुरनूल गुफा में कुरनूल गुफा में इसमें रहने वाले लोग आग का प्रयोग करते थे प्रकाश हेतु, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। तो आग की खोज के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुरनूल गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। किसमें हो गई थी? पुरापाषाण काल के दौरान ही हो गई थी आग की खोज। और पुरापाषाण काल का जो समय है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वह पढ़ा है पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल का समय शुरू होता है 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी समय में घटी। यानी मानव का जो इतिहास है वो 99% जो कहानी है वो पुरापाषाण काल के समय में ही घटी। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ये पूछा जा सकता है आपको कि देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ऐसे ही पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। देखिए, इनमें अंतर इतना है कि पुरापाषाण कालीन जो औजार थे वो भौंडी प्रकृति प्रकृति के थे, ज्यादा नुकीले नहीं थे। मध्य पाषाण काल के और नुकीले हो गए, और नव पाषाण काल के जो औजार थे वो सबसे ज्यादा नुकीले थे और पॉलिश युक्त थे। देखिए, पुरापाषाण काल में लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां व औजार बनाने में भी किया जाता था। पुरापाषाण काल में लकड़ियों का उपयोग किसके लिए करते थे? ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता था। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहा जाता है, मीजोलिथ कहा जाता है। मीजो माने होता है मध्य, लिथ मतलब पत्थर से है। तो पत्थर के औजारों का उपयोग, थोड़े नुकीले पत्थर के औजारों का उपयोग जिस समय में किया गया उसे मीजोलिथिक एज कहा जाता है। देखिए, मध्य पाषाण काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। यानी कि शिकार जब करते थे तो वो पानी से भी शिकार करते थे और मछली को महत्वपूर्ण भोजन के रूप में उन्होंने उपयोग किया। और यह समय है मध्य पाषाण काल का 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व तक, तो ध्यान दीजिए, 12,000 ईसा पूर्व से, देखिए, लग 20 लाख साल पहले से और 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पुरापाषाण काल है। और 12,000 ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है लगभग 8,000 वर्ष का है। तो वो, सॉरी, 2,000 वर्ष का है। तो यह आपका हो जाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? पर्यावरणीय परिवर्तन हुए। और उन पर्यावरणीय परिवर्तनों का यह प्रभाव हुआ कि जो औजार थे, मानव क्या है, अब एक जगह धीरे धीरे इकट्ठा होना क्या कर दिया उसने शुरू कर दिया। औजार आमतौर पर थोड़े नुकीले थे, तो इनको माइक्रोलिथ कहा गया। क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण कालीन औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है। औजारों में हसिया, आरी जैसे औजार थे जो हड्डी और लकड़ी के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? हड्डी और लकड़ी के बनाए जाते थे। आगे हम बात करें नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और नवपाषाण काल में ही खेती और पशुपालन करने की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से नवपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व शुरू होता है। अब हम नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। देखिए, नवपाषाण काल का समय कौन सा है? 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 2200 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो नवपाषाण काल है। सबसे पहले नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इसके बाद भेड़ बकरियों को क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। तो मानव ने जंगली जानवरों का अध्ययन किया और उन्हीं पशुओं को, उन्हीं जानवरों को अपना पालतू बनाया जो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर था वो था कुत्ता। फिर उसके बाद वह भेड़ बकरियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और घास फूस को उनको खिलाने के आधार पर, तो जलाशयों के पास उन्होंने अपनी मानव बस्तियां बसाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो कृषि करना शुरू किया और पशुपालन उन्होंने शुरू किया। तो इसे बोलते हैं घरेलूकरण। क्या बोलते हैं? घरेलूकरण। घर बनाकर ये रहने लगे, छोटी छोटी मानव बस्तियां बनाने उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और औजार, इस समय धार व पहनापन था इनमें, पॉलिश युक्त नुकीले औजार बनाए गए। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, देखिए, नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं मेहरगढ़, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम में पड़ता है भारत के, और बुर्जहोम, कश्मीर वाले इलाके में,
बुरजहोम, कोल्डी हवा और महागढ़ा ये मध्य क्षेत्र में, चिरौंद और दाऊजली हेडिंग पूर्वी क्षेत्र में, हल्लूर और पय्यमपल्ली दक्षिणी क्षेत्र में। तो कहाँ से हमें मानव के कृषि एवं पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं मेहरगढ़, बुरजहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरौंद, दाऊजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली दक्षिण क्षेत्र में। और कृषि में सबसे पहले जो कृषि की गई थी वह की गई थी गेहूं और जौ की, और उसके बाद धान की खेती की गई थी। फिर जब एक जगह ये रहने लग गए तो ये इन्होंने अपना स्थायी जीवन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो पुरातत्वविदों को झोंपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि मानव ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया और अपने लिए घरों के निर्माण भी करवाया। कहाँ पर मिले हैं झोंपड़ी और घरों के प्रमाण? यह मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में गड्ढे के नीचे घर मिले हैं, जिसे गर्तवास कहते हैं। इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है गड्ढे के नीचे घर होने का कि सामान्यतः वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दी की सुरक्षा के लिए इन्होंने गड्ढे के नीचे क्या बनाए, घर बनाए। यहीं पर ओखली और मूसल के उपयोग और अनाज पीसने के लिए किया जाता था। तो इसके भी प्रमाण मिले हैं कि ओखली और मूसल का उपयोग ये करते थे। और मौसम के अनुसार अंदर व बाहर भोजन पकाते थे। तो चूल्हे के भी प्रमाण मिले हैं कि भाई यह अपना भोजन चूल्हे पर पकाते थे, अंदर व बाहर पकाते थे। आगे हम बात करें अनाज का उपयोग उन्होंने चार उपयोग में लिया। सबसे पहले बीज के उपयोग में लिया, खाने के उपयोग में लिया, उपहार के रूप में अनाज का उपयोग करते थे और भंडारण में अनाज का उपयोग करते थे। इम्पोर्टेंट है। देखिए बीज में, खाने में, भंडारण में हमें नॉर्मल याद रह जाएगा, लेकिन हम ये नहीं जान पाएंगे कि प्राचीन काल में उपहार के रूप में भी अनाज का क्या किया जाता, लेन देन किया जाता था। तो उपहार के रूप में अनाज का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण मिलता है और इन मिट्टी के बर्तनों को खाना बनाने में उपयोग में लिया जाता था। अनाज चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाजों का उपयोग वह खाने में करते थे। तो खाने में कौन-कौन सा? चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाजों का उपयोग करते थे। कपड़ा बनाने के लिए इन्होंने कपास की खेती की। किसकी खेती की? कपास की, कृषि की। कपड़े बनाने भी इन्होंने शुरू कर दिए। पत्थर और हड्डियों के इन्होंने क्या बनाए? औजार बनाए। देखिए मेहरगढ़ में नपाषाण काल के बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास हरा-भरा समतल है। यहाँ सबसे पहले जौ एवं गेहूँ इन्होंने उगाना शुरू किया था। कौन-कौन से? जौ और गेहूँ, और भेड़-बकरी पालना इन्होंने क्या किया था? शुरू किया था। यहाँ पर हिरण, सूअर, भेड़-बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हिरण भी थे, सूअर भी थे और भेड़-बकरियाँ भी थीं। इनके घर चौकोर थे, आयताकार कमरे थे और के अवशेष मिले हैं। आयताकार कमरों का उपयोग भोजन के भंडारण में इनके द्वारा किया जाता था। मेहरगढ़ के लोग अपने पूर्वजों के लिए सम्मान प्रकट करते थे। तो यहाँ के लोग जो लोगों को कब्रों में दफनाते थे, इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कुछ सामान भी उनके साथ ये रखते थे। मेहरगढ़ के लोग कुछ सामान भी रखते थे, तो मृत्यु के बाद जीवन के होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। आगे हम बात करें, एक कब्र में मृतक के साथ एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया। संभवतः परलोक में भोजन की व्यवस्था के रूप में उसको क्या किया गया था? दफनाया गया था, मेहरगढ़ में ही। देखिए सबसे प्राचीनतम गांव एनसीईआरटी में जो बताया गया है वह है इनाम गांव है, और आधुनिकतम नगर किनको बताया गया है? कोलकाता और मुंबई को आधुनिकतम नगर के रूप में बताया गया है। तो इस तरह से हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा, जो एनसीईआरटी में बता रखा है। तो उससे हमें एक नॉलेज मिलती है कि भाई मानव ने अपना जीवन जो है किस तरह से सुधार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। मानव के बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। मह मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 वर्ष पहले हुआ। और पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है जिससे हमें मांस और दूध की प्राप्ति होती थी मानव को। और सबसे प्राचीन जो फसल हैं वह कौन सी हैं? गेहूं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखें आप। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। महापाषाणिक नगर कौन कौन से हैं? ब्रह्मगिरी और आदचन्नलूर महापाषाणिक नगर को बताया गया है। आदचन्नलूर कौन महापाषाणिक नगर है? ब्रह्मगिरी और आदचन्नलूर। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का प्राचीन भारत के इतिहास का, वो हमने समाप्त किया। थोड़े से समय में हमने इसको पढ़ा। तो आप भी इसको अच्छे से अध्ययन करें और निश्चित रूप से आपको नॉलेज मिलेगी। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। देखिए आरंभिक नगर के बारे में ये जो चैप्टर है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी हम जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो चैप्टर है आरंभिक नगर, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और थोड़े से समय में इसको पूरा रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका आरंभिक नगर। इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें हम
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला, या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला? तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा नामक जगह पर हड़प्पापुरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, इसकी खोज हुई। चूंकि इस नगर की सबसे पहले खोज हुई, तो यहाँ की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो समय है वह लगभग 4700 वर्ष पहले है, और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में फैली हुई है, और भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के 2 राज्यों में, पंजाब और सिंध प्रांत में, और भारत के 4 राज्यों में, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में फैली हुई है। यह कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, एनसीईआरटी का अध्ययन जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस परीक्षा के लिए हम पढ़ रहे हैं। चाहे वो आप टीचर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, पीएससी की, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, या आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, बीपीएससी की दे रहे हो, यूपीपीएससी की दे रहे हो, या फिर सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अपनी जीके की नॉलेज बढ़ाने के लिए, एसएससी की एग्जाम देने के लिए, भी किसी भी जीके की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? नगर 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित थे। तो ज़्यादातर जो नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे। 3 हिस्सों में विभाजित था धौलावीरा नगर। देखिए, नगर 2 हिस्सों में कौन-कौन से? पश्चिमी भाग बोला जाता था, एक को पूर्वी भाग बोला जाता था। तो पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था, जिसे नगर दुर्ग कहते थे। सामान्यतः यहाँ शासक वर्ग रहते थे, या उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी भाग बड़ा और निचले हिस्से में बना होता था, जिसे निचला नगर कहते थे। इसमें आमजन रहते थे, और इन दोनों नगरों के चारों ओर पक्की ईंटों की चार दीवारी होती थी। तो पक्की ईंटों की चार दीवारी से ये घिरे हुए रहते थे दोनों नगर, दोनों जो हिस्से थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो इस तरह से ये यहाँ के नगरों की ये विशेषता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान वाले भाग में है वर्तमान में। यहाँ पर एक बड़ा तालाब मिला है, और जिसे महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार में, देखिए, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में मिला है। किसमें मिला है? ये नगर दुर्ग, मतलब ऊंचे ऊंचे वाले हिस्से में एक बड़ा तालाब मिला है। ईंटों और प्लास्टरों से बना है, ये प्लास्टर से बना है। तो उस समय देखिए, ईंटों का उपयोग होता था, प्लास्टर का उपयोग होता था, जो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई थी, भाई तालाब में पानी का रिसाव रुक जाए, तो उसके ऊपर, प्लास्टर के ऊपर किसकी परत लगाई गई? चारकोल की परत लगाई गई। दो तरफ से उतरने हेतु सीढ़ियां थीं, और चारों ओर उसके क्या बने थे? कमरे बने थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। किससे पानी निकाला जाता था? कुएं से निकाला। तो मेंस परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्ययन। तो जो भी स्टूडेंट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और कम समय में एनसीईआरटी का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा देखिए, बड़ा तालाब क्यों बनाया गया होगा? तो विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए इस तरह के तालाबों को सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर में बनाया गया था। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। तो अग्निकुंड के, यानी कि अग्नि का उपयोग किया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता होगा क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होता होगा। तो अग्निकुंड के प्रमाण होने का मतलब ये है कि कालीबंगा और लोथल में क्या होता था? यज्ञ होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी जगह से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। आइए हम बात करते हैं इन नगरों के भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। देखिए, घर घर या तो एक मंजिल बने होते थे, या दो मंजिला बने होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, और घरों में अलग स्नान घर होता था नहाने के लिए, और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए, इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, एंगल बनाते हुए सड़कें काटती थी। तो जो व्यवस्था आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है, वो लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। नगरों में ढके हुए नाले थे, यह सीधी लाइन में हल्का ढलान लेकर बनाए जाते थे, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। तो जल निकास की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि नगरों में जो बड़े नाले थे, उनसे जल निकास भी बहुत बढ़िया होता था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के नगरों की तुलना
की जा सकती है उस समय के नगरों के बारे में। अब हम बात करें कि नगरीय जीवन कैसा था। देखिए, शासकों के लिए खास इमारतें बनाई जाती थीं, यानी कि जो शासक वर्ग है या कुलीन वर्ग है, उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए बड़े बड़े मकान थे। धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ों का व्यापार होता था। शासकों के पास खूबसूरत मन के सोने चांदी के आभूषण होते थे। सीधी सी बात है, गरीब लोगों के पास तो होंगे ही नहीं। जो पैसे वाले होंगे या कुलीन होंगे या उच्च वर्ग के लोग होंगे, उन्हीं के पास सोने चांदी के आभूषण होते थे। लिपिक होते थे, लिपिक, जो मोहरों पर लिखते थे। किस पे लिखते थे? मोहरों पर लिखते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपिक का कार्य क्या था? लिपिक का कार्य था मोहरों पर लिखना। शिल्पकार स्त्री व पुरुष दोनों होते थे, जो मिट्टी के खिलौने व अन्य चीजें बनाते थे। तो शिल्पकार तो वही है जो निर्मित करता है। तो कौन कौन होते थे वो शिल्पकार? स्त्री व पुरुष दोनों होते थे, जो मिट्टी के खिलौने और अन्य चीजों को क्या करते थे? बनाते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से एक सींग वाले जानवर की विशेष मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर विशेष लिपि लिखी हुई है, जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक सींग वाले जानवर की जो मोहर है, वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इसको आप याद रखें। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातुओं से निर्मित औजार, हथियार, गहने और बर्तन प्राप्त हुए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोगों को तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसी धातुओं का क्या था? ज्ञान था। सोने चांदी से गहने बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु कौन सी है? मन के बांट और फलक। मन के बांट और फलक। देखिए, मन के कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे और चर्ट पत्थर से बनते थे बांट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बांट कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से बनते थे। हो सकता है उस समय एक बहुत मजबूत पत्थर रहा होगा ये, तो उस पत्थर से ये क्या है बनाते थे? बांट बनाते थे। तो बांट से ये क्या है? चीज़ों को तोड़ने के उपयोग में उसका उपयोग लेते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, जो आयताकार होती थीं और इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो पत्थर की मोहरों पर क्या मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक मोहर पर किसका मिला है? एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कैसे बर्तन मिले हैं? लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो काले काले रंग से क्या थे? डिजाइन किए हुए हैं। 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी, जो 7,000 वर्ष पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान का ढक्कन मिला है। तांबे की वस्तुएं मिली हैं। पक्की मिट्टी फेयंस से बनी तकलियां, जिनमें सूत कताई का काम होता था, जिससे क्या बनाते थे? धागे से कपड़े बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, उसमें जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। महान स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पर देखिए, विशेषज्ञ जो मूर्ति बनाने के विशेषज्ञ थे, स्त्री व पुरुष दोनों ही थे। स्त्री व पुरुष दोनों ही मूर्तिकार थे। फेयंस क्या होता है? फेयंस, फेयंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार करते थे? बालू या स्फटिक पत्थरों का चूर्ण और उसमें गोंद मिलाया जाता था, जिससे वस्तु का निर्माण करते थे। और इस पर पॉलिश या नीले या हल्की समुद्री रंग की चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसे हम क्या बोलते थे? फेयंस। इन फेयंस का उपयोग मन के चूड़ियां, छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में फेयंस का उपयोग होता था। आगे हम पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाते थे और इससे क्या बनाते थे? वो कपड़ा बनाते थे। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का वो क्या करते थे? आयात करते थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में तांबे, लोहे, सोना, चांदी का उत्पादन नहीं होता था। तांबे का उत्पादन कहाँ से करते थे? वो राजस्थान से करते थे और ओमान से करते थे। ओमान एक पश्चिमी एशियाई देश है। टिन का आयात वह आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तांबा और टिन को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? कांसा बनाया। सोने का आयात वो कर्नाटक से करते थे। देखिए, कर्नाटक तक इनका क्या था? व्यापार था। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से वह बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे। अब बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी। देखिए, यहाँ के लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, और ये लोग गाँव में जो रहने वाले लोग थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अर्थात इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था? किसान कहा जाता था। यानी गाँव में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? किसान इनको कहा जाता था। किसान ही शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ये किसान क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान,
तिल और सरसों खाते थे, और साथ ही साथ गाय भैंस और भेड़ बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब या चारागाह होते थे, और जब गर्मियों के दिन होते थे, तालाबों में पानी कम हो जाता था, तो इन पशुओं को लंबी दूर तक भी जल उपलब्धता के लिए ले जाया जाता था। यह बेर जैसे फलों को एकत्रित करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, भोजन के लिए अपने शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में खिलौना गाड़ी मिली है और हल के खिलौना प्राप्त हुआ है। देखिए, खिलौना गाड़ी से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो यातायात के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, और हल से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लकड़ी के हल का उपयोग खेती करने के लिए किसान लोग करते होंगे। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के एक नगर के बारे में, जिसका नाम है धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में पड़ता है। यह 3 भागों में विभाजित था। सामान्यतः जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। हर हिस्से को के चारों ओर ऊंची-ऊंची दीवार और अंदर जाने हेतु बड़े प्रवेश द्वार थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान मिला है। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। यहाँ के पत्थरों में हड़प्पा लिपि को खुदा पाया गया है। सामान्यतः हड़प्पा लिपि किस पे मिलती है? मोहरों पर, लेकिन यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थरों में भी हड़प्पा लिपि मिली है। लोथल गुजरात में यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर कीमती पत्थर मिलता है लोथल गुजरात में। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से वस्तु बनाई जाती थी। लोथल जो गुजरात है वह हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। यहाँ पर भंडार गृह से कई मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ बड़ा तालाब, देखिए इन मोहरों का उपयोग उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने हेतु किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। देखिए, सीधी सीधी बात है, बंदरगाह से तो व्यापार होता है, तो व्यापार में जगह मतलब निर्यात के लिए जो डिब्बे या थैले भेजा जाते थे, उन पर क्या लगाई जाती थी? मोहर लगाई जाती थी। यहाँ एक बड़ा तालाब मिला है। इस तालाब में समुद्र से आने वाली जितनी भी नावें थीं वो रुकती थीं। एक इमारत मिली है जहाँ मनके का काम होता था, तो वो कहाँ पे मिली है? लोथल गुजरात में मिली है एक इमारत, जहाँ पर किसका काम होता था? मनके का काम होता था। आगे हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में अलग अलग मत हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई। कुछ लोग कहते हैं कि नदियों के सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं जंगलों के विनाश के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं कि मवेशियों के चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो जाने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो सर्वाधिक जो मान्य मत जो है मान्य मत वह यही है कि बाढ़ आने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ, कुछ का मानना यह है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 वर्ष पहले शुरू हुई, और नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले हुआ, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास इसके 1400 साल बाद 2500 साल पहले हुआ। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर हैं जो हमारी एनसीईआरटी किताब में बताए गए हैं? एक तो नगर है मोहनजोदड़ो, गवेरीवाला और राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, चनूदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो दोनों सिंधु नदी किनारे हैं, धौलावीरा और सुतकोटड़ा और लोथल और सुतकाहा सुतकाकोह और हड़प्पा, ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे पर है? रावी नदी किनारे पर है। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने थोड़े से समय में इस चैप्टर को रिवाइज किया। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।